हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा चैप्टर है मेंडल्स लॉ। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के इस वीडियो सीरीज में हमने पहले 3 चैप्टर्स देख लिए हैं। आज है हमारा चौथा चैप्टर मेंडल्स लॉ। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से। तो एएफओ की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सिलेबस क्या है और 100% सिलेबस को हम कंप्लीट कैसे करें, सेंस ऑफ कंप्लीशन कैसे लाएं अपने प्रिपरेशन में। तो जब आप आईबीपीएस के वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कोई वेल डिफाइंड कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता है। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके, लास्ट ईयर के पेपर्स देख करके कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनको हम तैयार करते हैं। या फिर एक तरीका होता है कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल होते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल होते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह से हम एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है तो इनका सिलेबस हमें पढ़ना होगा, और लास्ट ईयर के पेपर्स देख करके हम मेन मेन टॉपिक तैयार करते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप आईएएस का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी आईएएस का, उसका जो एग्रीकल्चरल ऑप्शनल पेपर है वो आप देख करके सिलेबस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल ऑप्शनल के पेपर 2 में आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। उसमें जो सिलेबस है उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर से लेकर के यहाँ फंक्शंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है हमारा लॉज ऑफ हेरेडिटी। तो लॉज ऑफ हेरेडिटी में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में। इस पूरे चैप्टर में हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक नजर हम ग्रेगर जोहान मेंडल के लाइफ पे डाल लेते हैं। आपकी बुक में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो आपको याद रखना है। तो इनका जन्म 1822 में 1822 में जिस गांव में हुआ था वो उस समय ऑस्ट्रिया में था। बाद में चेकोस्लोवाकिया में हो गया, फिर चेकोस्लोवाकिया भी दो देश में बट गया, चेक रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ स्लोवाकिया, और फिर चेक रिपब्लिक का भी नाम चेंज हो गया चेजिया में। तो ये कुछ रिसेंट चेंजेस हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए, काम आएगा। बाकी कुछ फैक्ट्स हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। 1900 में मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया गया था। 3 साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। सबसे पहले थे ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमार्क। ये चारों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरा ये चैप्टर बनाया है। ठीक है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गार्डन पी, मटर के प्लांट को सेलेक्ट किया था। उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो इसके लिए 5 रीजंस दिए जाते हैं। पहला है गार्डन पी वॉज इजी टू कल्चर। गार्डन पी को, मटर को उगाना आसान होता है। फील्ड में भी आप उगा सकते हैं, गमले में, पॉट में भी आप आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा है शॉर्टर लाइफ साइकिल, जल्दी तैयार हो जाता है। ये जो मटर है, मटर के प्लांट में जल्दी मिलने लगता है। तो शॉर्टर लाइफ साइकिल दूसरा रीजन है। इट हैड हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? एक ही प्लांट, मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो, या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो आगे हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अभी आपको ये याद रखना है कि जो गार्डन पी होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत हाई डिग्री का होता है। चौथा है वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स। वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, जिनको कि इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। जैसे सीड का शेप और सीड का कॉटिलेडॉन कलर, इनको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसी तरह से पॉड शेप, पॉड कलर, पॉड कॉटिलेडॉन क्या होता है वो एक बार देख लो आप। तो जो मटर होता है उसको जब आप फाइनली छील के देखोगे तो उसमें क्या मिलता है आपको? दो कॉटिलेडॉन रहता है, ऐसे ज्वाइंट रहता है ना, जैसे दाल में होता है। मटर हो गया। उसके बाद इसके ऊपर से एक लेयर होता है जिसको कि हम कहते हैं सीड कोट, और फिर बहुत सारे सीड होते हैं जो कि पॉड के अंदर होते हैं। मतलब जो ये आप बाजार से खरीद के लाते हो ये पॉड होता है, फिर इसको खोलते हो तो आपको
ये सीड मिलता है। ठीक है, तो कॉटिलेडॉन क्या हो गया, पॉड क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स होता है जिनको कि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। पांचवा रीजन है इजी इमैस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो जो इसका फ्लावर होता है, फ्लावर में से एंथर्स को, स्टिग्मा को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। एंथर्स स्टिग्मा, इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन हाइब्रिडाइजेशन में करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। तो फिलहाल इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो गार्डन पी होता है उसमें इमैस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इजी होता है। तो ये 5 रीजंस थे जिसके वजह से गार्डन पी सेलेक्ट किया गया था मेंडल के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट्स में। अब मेंडल ने अपने स्टडी में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किया था। गार्डन पी के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया था अपने स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, तो सीड में सीड शेप, कॉटिलेडॉन कलर, सीड कोट कलर, उसके बाद पॉड, पॉड शेप, पॉड कलर, स्टेम में पोजीशन ऑफ पॉड, प्लांट हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको कि मेंडल ने अपने स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए सेलेक्ट किया था। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं जैसे शेप, कॉटिलेडॉन कलर, इनका भी 2 वेरिएंट होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। इसका क्या मतलब है, डोमिनेंट रिसेसिव ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया है ना, आगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो जीन के 2 वेरिएंट होते हैं, ठीक है, मतलब हर कैरेक्टर का 2 वेरिएंट होता है, एक फादर के तरफ से, एक मदर के तरफ से हम इनहेरिट करते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलील्स के द्वारा। जैसे हमने इसके पहले एग्जांपल्स में देखा था प्रीवियस वीडियोस में, हाइट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से, एक फादर के तरफ से, एक मदर के तरफ से आता था। तो अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टॉल। स्मॉल टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ड्वार्फ। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएंट्स को एलील्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों एलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा, तो वो टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है। इसी तरह से सारे कैरेक्टर्स के एक डोमिनेंट फॉर्म होता है, एक रिसेसिव फॉर्म होता है। तो जैसे सीड शेप है, इसके भी 2 एलील्स होंगे, एक राउंड के लिए होगा, एक रिंकल्ड के लिए हो सकता है। ठीक है, दोनों राउंड भी हो सकता है, लेकिन जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उसको यहां पे दिखा रहा है। तो राउंड और रिंकल्ड हो गया। तो अगर राउंड के लिए भी एलील है, रिंकल्ड के लिए भी एलील है, तो जो अपीयरेंस होगा, शेप ऑफ सीड कैसा होगा, राउंड होगा। क्यों, क्योंकि राउंड के लिए जो एलील है वो है डोमिनेंट। इसी तरह से कॉटिलेडॉन कलर का येलो, ग्रीन, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। सीड कोट कलर ग्रे डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। पॉड का जो शेप है उसके 2 वेरिएंट हैं, इन्फ्लेटेड ये डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड ये रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। स्टेम में पोजीशन ऑफ पॉड एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। प्लांट हाइट टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसको एक बार और देख लो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होगा आगे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो एलील्स होंगे वो किस तरह से होंगे, एक टी हो सकता है, दूसरा स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, तो अगर जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है उसमें ये दोनों जीन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों एलील्स हैं, तो जो हमारा अपीयरेंस होगा, प्लांट कैसा होगा, वो टॉल होगा। क्यों, क्योंकि जो टी ये वाला एलील है ये डोमिनेंट है। ठीक है, इसी तरह से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने अपने स्टडी के लिए सेलेक्ट किया था, जिसका अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। अब मेंडल के जैसे तो बहुत लोग होंगे उस समय जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला। मेंडल को ही, उनके काम को ही सक्सेस क्यों मिला। अब अभी हम ये सोचते हैं, जब पढ़ते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो हमें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन आप उस समय 1800s 1900s उस समय का सोचो तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी,
है ना, इस तरह से ऑब्जर्व करना, चीजों का कंक्लूजन निकालना, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेंडल के काम को ही सक्सेस क्यों मिला, तो इसके कुछ रीजंस हैं, वो एक एक करके देखते हैं हम। पहला है कंसिडर्ड वन ट्रेट या कैरेक्टर एट वन टाइम। तो एक बार उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया। जैसे जब एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो एक ही कैरेक्टर को वो कंसिडर करते थे, जैसे प्लांट हाइट, जैसे सीड कलर। तो अगर एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने प्लांट हाइट को लेकर के अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया। तो एक ये कारण था उनका कि एक बार में उन्होंने एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया। उसके बाद सेलेक्टेड कॉन्ट्रास्टिंग ऑपोजिट पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज 7। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया था, जैसे सीड कलर, प्लांट हाइट। तो इनको आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक दूसरे से अलग डिफाइन कर सकते हो। तो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किया था, ऑपोजिट कैरेक्टर्स चूज किया। थर्ड है ऑल द कैरेक्टर्स वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब प्लांट हाइट क्या होगा, इसका सीड कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। फोर्थ है कैरेक्टर्स वेयर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज देयर वेयर नो लिंकेजेस। तो कोई लिंकेजेस नहीं था, जो कैरेक्टर्स थे उनके जो जीन्स थे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते थे। ये था फोर्थ रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। देखिए क्रोमोसोम्स ऐसे होते थे, मैंने आपको बताया था। तो जैसे ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, टोटल 23 होते हैं, ठीक है। तो ये जो इन्होंने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते थे, इनमें कोई लिंकेजेस नहीं होता था। आगे हम लोग लिंकेज पे एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते थे, मतलब एक कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो अगर यहाँ है, तो दूसरे कैरेक्टर के लिए जो जीन होगा वो यहाँ होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे सारे जीन्स जिनको उन्होंने चूज किया था। तो ये भी एक रीजन था उनके काम का, सक्सेस का। एक्यूरेट अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स के फाइंडिंग्स हुए, आउटकम्स हुए, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, उनका प्रॉपर अकाउंट उन्होंने मेंटेन किया। एक्यूरेट अकाउंट उन्होंने मेंटेन किया, सारे डिटेल्स उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किए। ये एक रीजन था, फिफ्थ रीजन था मेंडल के सक्सेस का। यूज्ड अप्रोप्रिएट सिंबल, साइन एंड टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर सिंबल का यूज किया, साइन का यूज किया, टर्मिनोलॉजी का यूज किया। और यही 6 रीजंस थे जिनके वजह से मेंडल्स के काम को सक्सेस मिला। अब मेंडल्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उनको हमें देखना है। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट्स विथ ड्वार्फ प्लांट्स। तो उन्होंने कुछ टॉल प्लांट्स लिए और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स लिए और उनको आपस में क्रॉस करवाया। तो टॉल प्लांट्स जो थे उनको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, मतलब उनमें दोनों एलील्स जो हैं वो कैपिटल टी हैं। और ड्वार्फ प्लांट्स हैं उनमें स्मॉल टी है। तो ये जो क्रॉस करा रहे हैं इस जनरेशन को हम कहेंगे P1 जनरेशन। इसके बाद जो इसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ठीक है, देखिए इसको पढ़ना पहले समझिए। कैपिटल टी है, ये दो एलील्स हो गए, ठीक है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है, एक टी हो जाएगा, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी। इससे जो दो गैमेट्स बनेंगे उनमें एक स्मॉल टी, तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, माइटोसिस मियोसिस पूरा पढ़ा है, उसमें किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है बताया था मैंने आपको, ठीक है, हाफ हो जाता है। उसके बाद जब क्रॉस होगा तो इसका और इसका क्रॉस हो रहा है, तो इस टी को इस टी के साथ मिलाएंगे पहले, फिर इस टी को इस टी के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये और ये जब मिल गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया। उसके बाद फिर इसको इन दोनों के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो यहां कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। देख लो, मतलब एक इस साइड का एलील और एक इस साइड का एलील एक बार में मिलेगा और उस तरह से 4 कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स हुए इनको हम कहेंगे F1 जनरेशन। तो उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि जब उन्होंने टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस करवाया
तो सारे के सारे F1 जनरेशन वाले टॉल मिले, ठीक है। ये सारे टॉल, क्यों टॉल है? क्योंकि डोमिनेंट एलील जो है यहाँ पे वो है कैपिटल टी और सारे में कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो ई रिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड एलील ये हमेशा टॉल हुआ, ठीक है। ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर टॉल। द इनिशियल क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज इज कॉल्ड द पेरेंटल और P1 जनरेशन, तो इसको पेरेंटल या P1 जनरेशन कहेंगे। एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स वेदर इन सीड फॉर्म और एज प्लांट्स आर कॉल्ड द F1 या फिलियल जनरेशन, तो इनको F1 कहेंगे या फिलियल जनरेशन कहेंगे। द सक्सीडिंग जनरेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ F1 आर कॉल्ड F2 जनरेशन एंड सो ऑन। तो F1 के बाद इसी तरह से फिर इनका गैमेट फॉर्मेशन करा के फिर जब क्रॉस करवाएंगे तो फिर उनको कहेंगे हम F2, F3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। When Mendel self-fertilized the F1 plants, the offsprings were both tall and dwarf plants in the ratio of 3:1। जब उन्होंने F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो 3:1 में टॉल और ड्वार्फ मिले। देखिए इनका जो कॉम्पोजिशन है कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो एक इससे उठा लिया, कोई भी उठा लो, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा फिर एक और उठा लो, ठीक है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इससे दो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसका एक इस साइड से एक इस साइड से उठा करके चार तरह के पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ठीक है। तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी होगा, यहां भी कैपिटल टी है, यहां भी कैपिटल टी है, तो ये टॉल हो जाएगा। इसमें तो शॉर्ट होने का बात ही नहीं है, डॉर्फ होने का बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एलिस जो है वो कैपिटल टी है। फिर ये जो है ये और ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिगर को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये भी टॉल होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो कैपिटल टी वाला जो एलील है वो प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल हो जाएगा। लेकिन जब ये और ये मिलेगा, मतलब ये स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दोनों जो मिल करके बनाएंगे उनमें क्या होगा, दोनों स्मॉल टी होंगे, तो यहाँ पे टॉल नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों स्मॉल है, तो ये ड्वार्फ हो जाएगा। तो 3:1 में हमें क्या मिल रहा है, टॉल इज टू ड्वार्फ प्लांट्स मिल रहा है F2 जनरेशन में। मतलब F1 प्लांट्स को जब सेल्फ फर्टिलाइज कराया तो F2 जनरेशन में हमें 3:1 में टॉल इज टू ड्वार्फ मिला, ठीक है। He found that the similar patterns were also observed in other 6 contrasting traits। तो इसी तरह से ये तो एक हाइट के लिए हो गया उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया। इसी तरह से उन्होंने जब सीड शेप के लिए, कॉटिलेडॉन कलर के लिए, सीड कोड कलर के लिए, पॉड शेप के लिए जब ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्हें सेम सिमिलर रिजल्ट्स मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2.96:1, इसको आप 3:1 बोल सकते हो, 3.01:1 सीड शेप, यहाँ पे कॉटिलेडॉन कलर है, यहाँ पे सीड कोड कलर है। तो इस तरह से सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स थे उन्होंने जो 7 चूज किए थे सब में सिमिलर रिजल्ट्स मिले। ही ऑल्सो फाउंड दैट द रेसिप्रोकल प्रोसेस गिव द सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल प्रोसेस मतलब यहाँ कैपिटल टी को स्मॉल टी से हम क्रॉस करा रहे थे। अगर ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से करें स्मॉल टी और कैपिटल टी तो भी हमें सिमिलर रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसका क्या मतलब है, पॉलन और एग ऑफ द पेरेंट वेराइटी डिड नॉट मैटर। मतलब पेरेंट वेराइटी का पॉलन या एग का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में ये फीमेल है, ये मेल है, तो फीमेल प्लांट जो है वो टॉल है और जो मेल प्लांट है वो ड्वार्फ है। अगर हम फीमेल ड्वार्फ लेते हैं और मेल टॉल लेते हैं तो भी हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। मेंडल्स के वर्क को 1900 तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था 1900 तक। क्यों? उसके 5 रीजंस हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। मेनली 5 रीजंस कौन कौन से हैं? पहला है वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो डार्विन के कंटिन्यूअस वेरिएशन वाले थ्योरी को उस समय ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। इस वजह से जो मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी था
ये समझ नहीं पा रहे थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो लोग थे, वो नहीं समझ पा रहे थे, इस वजह से नहीं एक्सेप्ट किया गया था। ये पहला रीजन था। ड्यू टू predominance and wider acceptability of the Darwin's theory of continuous variations, the workers of that time were unable to understand the principle of heredity. ठीक है। दूसरा है, ड्यू टू द यूज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोबेबिलिटी लॉ, हिज वर्क वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते थे मेंडल, प्रोबेबिलिटी लॉ का इस्तेमाल करते थे, तो ये चीजें बायोलॉजिस्ट जो थे उस समय वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो बोलो। तो ये एक रीजन था उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलने का। थर्ड है, द बायोलॉजिस्ट डिड नॉट नो द क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड द फेनोमेनन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्रोमोसोमल बिहेवियर उस समय के बायोलॉजिस्ट को नहीं पता था, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है, पूरा फेनोमेनन, ये उस समय के बायोलॉजिस्ट को नहीं पता था, जिसके वजह से वो मेंडल्स के वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ही डिड नॉट पब्लिश हिज वर्क इन लीडिंग जर्नल्स। मेंडल ने भी एक गलती की थी कि उन्होंने किसी फेमस कोई बड़े जर्नल में अपने पेपर को, अपने काम को पब्लिश नहीं किया था, तो ये एक गलती थी उनकी। पांचवा है, ही फेल्ड टू प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हायरेसियम एज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर नागेली। तो जो काम वो गार्डन पी के ऊपर कर रहे थे, वो काम वो हायरेसियम पर प्रूफ नहीं कर पाए, जिसके वजह से भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो ये रीजंस है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मेंडल्स वर्क को 1900 तक रिकॉग्निशन नहीं मिला और 1900 के बाद रीडिस्कवरी हुआ, तो रिकॉग्निशन नहीं मिलने का क्या कारण था, तो ये 5 रीजंस आपको लिखने हैं। अब यहां से हमारा मेंडल्स लॉज स्टार्ट होते हैं। पहला है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं, तो आगे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमीजाइगस, ये क्या होते हैं? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स फादर के तरफ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर के तरफ से आते हैं, और दोनों मिल करके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल हाइट, उसके लिए एक जीन, एक क्रोमोसोम फादर के तरफ से आएगा, एक जीन एक क्रोमोसोम मदर के साइड से आएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? एलील से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एलील जो है फादर की तरफ से आया, वो क्या हो सकता है, या तो टी हो सकता है या टी हो सकता है, मतलब कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फादर की तरफ से जो आया वो कैपिटल टी है, तो मदर की तरफ से आया वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें स्मॉल टी मिला है, ठीक है। मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, जो जाइगोट है, उसमें जो जीन्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम कहेंगे ये दोनों अलग हैं, मतलब ये हेट्रोजाइगस है, डिफरेंट एलील फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट क्या है यहाँ पे? हाइट है, उसके लिए डिफरेंट एलील है। यही अगर दोनों सेम एलील हो जाते, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हम कहते ये होमोजाइगस है। आइडेंटिकल एलील्स एट बोथ जीन लोसाई फॉर अ पर्टिकुलर फेनोटाइपिक कैरेक्टर। फेनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब, फेनोटाइप मतलब जो अपीयर हो रहा है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब जैसे हाइट, हाइट हमें अपीयर होता है ना, अपीयरेंस है उसका हाइट, तो वो फेनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया, है ना। जीनोटाइप क्या हो जाएगा उसका? ये जो टी टी है ये इसका जीनोटाइप हो गया, मतलब कौन से जीन्स हैं जिसके वजह से ये फेनोटाइप हो रहा है। तो होमोजाइगस कहेंगे आइडेंटिकल एलील्स एट बोथ जीन लोसाई। लोसाई मतलब क्या होता है? उसका जो प्लेस है, ठीक है। तो बोथ जीन लोसाई फॉर ए पर्टिकुलर फेनोटाइपिक कैरेक्टर। अब कुछ इंडिविजुअल्स में एक ही एलील होता है, मतलब सिर्फ टी हो गया, सिर्फ स्मॉल टी हो गया, तो इनको हम हेमीजाइगस कहेंगे। एन इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन एलील ऑफ ए जीन
इन प्लेस ऑफ नॉर्मल 2 एलील। ठीक है, अब 4 प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी हम पहले देख लेते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। क्या है ये 4 प्रिंसिपल्स जिन्हें हमें देखना है? हेरेडिटरी कैरेक्टर इज डिटरमिन्ड बाय ए पर्टिकुलर फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन। तो जो हेरेडिटरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, लंबा होगा या नाटा होगा, ये कैसे डिटरमिन होगा? तो ये डिटरमिन होगा कि उस बच्चे में, उस व्यक्ति में कौन कौन से जीन है, मदर से, फादर से जो जीन्स आए हैं उनमें, मतलब उस व्यक्ति में, उस बच्चे में कौन कौन से जीन है, ये डिटरमिन करेगा उसका कैरेक्टर। तो यही कह रहा है, हेरेडिटरी कैरेक्टर इज डिटरमिन्ड बाय ए पर्टिकुलर फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन। तो जो मेंडल थे उस समय जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। उस समय वो फैक्टर वर्ड का इस्तेमाल करते थे। तो कह सकते हैं कि जो फैक्टर होता है वो डिटरमिन करता है किसी का कैरेक्टर, किसी का ट्रेट। दूसरा प्रिंसिपल है, दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर, दैट इज ईच जीन हैज 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स नोन एज एलील्स। तो जो ये जीन्स हैं, ये फैक्टर है, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टी टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से लाइफ लॉन्ग ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ईच जीन हैज 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स, और इनको हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, एक मां की तरफ से, एक पिता की तरफ से आता है। These factors occur in pair, हमेशा पेयर में रहते हैं। In the formation of gametes, these factors are separated in such a manner that only one of the pair is transmitted to a particular gamete। जब मियोसिस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो दो एलील्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, टी टी, साफ साफ लिखता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गैमेटोजिनेसिस हो रहा है। ये टॉल प्लांट है, इसमें जो दो एलील्स हैं वो कैपिटल टी है। तो जो गैमेटोजिनेसिस होगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। वहीं ये एक टॉल प्लांट है जिसमें दो एलील्स हैं, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। कैपिटल टी डोमिनेंट है जिसकी वजह से ये टॉल है। ठीक है, तो इसका जब गैमेटोजिनेसिस होगा तो हमें मिलेगा एक कैपिटल टी, एक मिलेगा हमें स्मॉल टी। वही यहां पर कह रहा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, these factors are separated in such a manner that only one of the pair is transmitted to a particular gamete। मतलब जो गैमेट होगा उसमें एक ही एलील ट्रांसमिट होगा, दोनों एक ही गैमेट में नहीं चले जाएंगे। ठीक है, गैमेटोजिनेसिस जो होता है, तो मियोसिस में मैंने जो बताया था वही यहां पे बता रहा है। When male and female gametes unite to form a zygote, the double of the chromosome number is returned। तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स यूनाइट करते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो डबल द क्रोमोसोम नंबर इज रिटर्न। ये तो मैंने आपको मियोसिस में पूरा डिटेल से बताया है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग से एग्जांपल लेके बताया था कि 23 क्रोमोसोम्स फादर के साइड से, 23 क्रोमोसोम्स मदर के साइड से आते हैं। दोनों मिलकर के जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो हमें टोटल 46 क्रोमोसोम मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब टोटल 46। ठीक है, अब है हमारा फाइनल जो समझना है हमें, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या कहता है ये लॉ? इन हेट्रोजाइगस स्टेट द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील्स रिमेन टुगेदर थ्रू आउट द लाइफ विदाउट कंटेमिनेटिंग और मिक्सिंग विथ ईच अदर। तो हेट्रोजाइगस स्टेट जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी, तो अगर हेट्रोजाइगस स्टेट है तो इसमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। इसमें यहां डोमिनेंट है, यहां रिसेसिव है। तो ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स हैं ये लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा है, ये इसी तरह से साथ साथ रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, रिमेन टुगेदर थ्रू आउट द लाइफ विदाउट कंटेमिनेटिंग और मिक्सिंग विथ ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं होंगे।
और जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी में, इस तरह से। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है ये लॉ। इन हेट्रोजाइगस स्टेट द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील्स रिमेन टुगेदर थ्रू आउट द लाइफ विदाउट कंटेमिनेटिंग और मिक्सिंग विथ ईच अदर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, उसको समझिए पहले। उन्होंने पहले दो अलग अलग वेराइटी के अलग अलग कैरेक्टर्स वाले दो प्लांट्स लिए। एक प्लांट लिया उन्होंने जिसका कि एलील है कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा प्लांट लिया अलग वेराइटी का जो कि ड्वार्फ है, शॉर्ट हाइट का है, उसके जो एलील है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, अलग अलग कैरेक्टर हो गया, दोनों अलग अलग वेराइटी के हुए हैं। ठीक है, अब जब इनका क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने में क्या होता है, पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस, याद करिए बताया था मैंने आपको। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, तो क्या होगा, दो गैमेट्स मिलेंगे इसके, कैपिटल टी और इसके भी दो मिलेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तो इसका ये दोनों इसके साथ क्रॉस करके पूरा कंप्लीट सेट बनाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, तो पहले इसका और इसका जब मिक्स होगा ये दोनों तो क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ होगा, यहां भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ होगा, क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ बनाएगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख लीजिए, ये इन दोनों के साथ हमने देख लिया, और ये भी है, ये भी दोनों के साथ हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो सारे के सारे F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे टॉल होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सारे में देखिए कैपिटल टी है। तो जो ट्रेट शो हो रहा है F1 जनरेशन में, उसको मेंडल ने कहा कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, वही चीज यहां पर इस फिगर में बताया गया है। ठीक है, और जो नहीं शो हो रहा है, जो छुप गया, जो सप्रेस हो गया, वो है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो ड्वार्फ जो शॉर्ट हाइट है ये रिसेसिव ट्रेट हो गया, जो टॉलनेस है, लॉन्ग हाइट है, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया। रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में उन्होंने एक और बात कही कि जो F2 जनरेशन होगा, मतलब F1 जनरेशन के प्लांट्स को जब हम क्रॉस करेंगे तो जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो रीअपियर हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, देखिए F1 जनरेशन को हमें क्रॉस कराना है, तो एक हम इसका उठा लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मान लो, और एक इसको उठा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को क्रॉस कराना है। ठीक है, कराते हैं। क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेटोजेनेसिस कराएंगे पहले, तो हमें मिलेगा टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैसे कैसे कराना है, इसका पहले इन दोनों के साथ कराएंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ कराएंगे। कराओ, देखो ऐसे क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इन दोनों के साथ हो गया। अब इसका कराओ दोनों के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, लेकिन लिखते हैं कैसे, पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसमें स्मॉल टी। अब देखो ये तीनों जो है, ये तीनों टॉल होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी जो एलील है वो है, लेकिन ये वाला जो बच गया इसमें कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा ड्वार्फ। तो क्या हो गया, जो रिसेसिव ट्रेट है, जो ड्वार्फिज्म है, वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो गया। इस फिगर में देखो, ये F1 जनरेशन था,
ये F2 जनरेशन था, यहाँ पे जो ड्वार्फिज्म है वो रीअपियर हो गया। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। F1 जनरेशन में जो ट्रेट शो हो रहा है वो डोमिनेंट है और जो नहीं शो हो रहा है वो रिसेसिव ट्रेट है, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो रहा है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया क्रॉस करके वही इस फिगर में बताया है। ठीक है, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस मैंने बताया आपको, दोनों अगर कैपिटल टी है तो इसको कहेंगे होमोजाइगस, एक कैपिटल टी है दूसरा एलिल स्मॉल टी है तो इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब एक और चीज उन्होंने बताई कि अलग अलग वैरायटी के जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो जो F1 जनरेशन होगा वो सारे के सारे यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, सारे के सारे टॉल हैं यहां पे, इसलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F मतलब होता है फिलियल, F1 मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसी तरह से F2 होगा सेकेंड फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब यहां पर एक बात हम गौर कर सकते हैं कि जो मेंडल थे वो कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए वो कॉन्ट्रास्टिंग थे, मिक्स नहीं हो रहे थे, आसानी से उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे, उनको हम पहचान सकते थे। अगर मिक्स होने वाले होते तो फिर सारा कंक्लूजन ही बिगड़ जाता, हम कुछ आउटपुट कंक्लूजन दे ही नहीं पाते। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट थे यहां पर। अब ये F3 जनरेशन है, इसमें जो हमें रिजल्ट मिला है इसको भी एक बार समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि ये चीज छूट गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो F2 जनरेशन में कैपिटल टी वाला है, होमोजाइगस है, दोनों एलिल्स कैपिटल टी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो सारे के सारे टॉल मिलेंगे, प्योर टॉल 100% टॉल मिलेगा। कैसे? देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, अब इसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा क्या होगा? कैपिटल टी, इसका क्या होगा? कैपिटल टी। अब ये और ये मिलेगा पहले, फिर ये और ये मिलेगा, फिर ये और ये मिलेगा, फिर ये और ये मिलेगा। अब देखो सारे के सारे कैपिटल टी बनेंगे, यहां भी कैपिटल टी, तो सारे के सारे प्योर टॉल हो रहे हैं, तो 100% प्योर टॉल हो गया। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, इसके बाद बताता हूं, पहले इसको देखो। अब ये जो है स्मॉल टी, इसका भी सिमिलरली 100% प्योर ड्वार्फ होगा। ठीक है, अब जो हमारा चैलेंज है वो है कि ये जो हमें मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे हमें क्या मिलेगा? ठीक है, एक मिनट क्लीन करता हूं पहले। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको जब क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जैसे F2 जनरेशन में हुआ था, क्या मिल रहा था हमें? टी 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 टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो 25% प्योर टॉल, ठीक है, 25% प्योर ड्वार्फ, 50% टॉल। समझ में आ रहा है? वही चीज यहां लिखा हुआ है, प्योर टॉल 25%, प्योर ड्वार्फ 25% और 50%, ये 25% और ये 25% टॉल हाइब्रिड 50% हो गए। ठीक है, ये 25%, ये 50% और ये 25%, टोटल 100%। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट मेंडल्स लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने जो दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स लिए थे उनमें दो कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे। क्या मतलब है इसका? इससे पहले के एक्सपेरिमेंट में हम क्या देख रहे थे? सिर्फ एक कैरेक्टर कंसीडर कर रहे थे, वो था हाइट, या तो टॉल होता था या ड्वार्फ होता था, मतलब एक ही कैरेक्टर था हाइट। यहां पर हम दो कैरेक्टर्स देख रहे हैं, एक है सीड कलर और दूसरा है सीड शेप। अब सीड कलर के लिए जो दो एलील्स हैं वो है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है।
कैपिटल वाई का मतलब है येलो सीड और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन सीड। इसी तरह से सीड शेप के लिए हम दो एलील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कैपिटल आर है तो वो हो गया राउंड सीड और स्मॉल आर है तो वो हो गया रिंकल्ड सीड। तो इससे पहले हम सिर्फ हाइट कंसीडर कर रहे थे और यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे, दो कैरेक्टर्स। वहां पे सिंगल कैरेक्टर था, अब दो कैरेक्टर हम कंसीडर करेंगे, सीड कलर और सीड शेप। अब ये जो टेबल है ये आप समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार खुद से बनाता हूं, फिर इस टेबल पर आएंगे तो आपको सब चीज ऑलरेडी क्लियर रहेगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट में यहां पर काम चला लिया है, मैं डिटेल से बनाता हूं, ठीक है। देखिए, जो एक प्लांट लिया उसमें जो एलील्स हैं, पहले तो सीड कलर के लिए दो एलील होगा, जैसे हाइट के लिए दो एलील होता था, कैपिटल टी। उसी तरह से सीड कलर के लिए कैपिटल वाई। फिर सीड शेप के लिए कैपिटल आर होगा ना, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट होते हैं। जैसे वहां पे हाइट के लिए कैपिटल टी होता था, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एक तो सीड कलर के लिए और दूसरा सीड शेप के लिए हो गया। जो दूसरा प्लांट लिया उसमें उसी तरह से स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो गया। ये दोनों एलील्स ग्रीन ट्रेट के लिए और ये रिंकल्ड सीट है, इसलिए दो दो एलील्स, ठीक है। अब जब गैमेटोजेनेसिस करवाते थे तो हर ट्रेट के लिए जो एलील होता था वो सेपरेट होता था, तो इसका गैमेटोजेनेसिस जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो इस ट्रेट के लिए होगा और दूसरा इस ट्रेट के लिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर। एक और बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके दो बन गए। ये गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। जैसे उसमें होता था ना कैपिटल टी और इधर होता था स्मॉल टी, उसी तरह से अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये डबल हो गया, एक सीड कलर के लिए और दूसरा सीड शेप के लिए, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, ठीक है। इसका एक गैमेट इसके दोनों गैमेट के साथ एक एक बार मिलेगा, फिर इसका एक गैमेट इन दोनों गैमेट के साथ एक एक बार मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। करिए कैसे इसको करते थे, एक बार इसका इससे मिल गया, फिर इसका इससे मिल गया, इसका दोनों के साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ मिल गया, फिर इसका इसके साथ मिल गया, ये भी इन दोनों के साथ मिल गया। अब इसका और इसका जब ये मिला है तो क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए, ठीक है। फिर इसका और इसका मिलेगा, ये भी सेम बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें भी सेम ही बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देख रहे हैं। फिर यहां पर भी सेम ही बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो F1 जनरेशन है इसके सारे के सारे सीड कैसे हो जाएंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, मतलब येलो एंड राउंड। क्यों, क्योंकि जो येलो कलर है ये डोमिनेंट है, जो राउंड शेप है ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगा वो सारे के सारे सीड कैसे मिलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपने टेबल पे दोबारा आते हैं, देखिए ये है हमारा टेबल। पेरेंट था कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। गैमेट्स जो फॉर्मेशन होंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, बताया था मैंने आपको। जो F1 जनरेशन होगा वो क्या मिलेगा, येलो राउंड सीड, सारे के सारे कैपिटल वाई
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, F1 जनरेशन क्लियर हो गया यहां तक। अब हमें F1 जनरेशन का फिर क्रॉस करवाना है ताकि हमें F2 जनरेशन मिले, तब ये टेबल कंप्लीट होगा। इसको भी एक बार देखते हैं। तो F1 जनरेशन में हमें कैसा मिला है, ऐसे y फिर स्मॉल y फिर कैपिटल R स्मॉल r। अब इसको इसी के साथ क्रॉस करवाना है, तो जो गैमेटोजेनेसिस होगा उससे हमें किस तरह के गैमेट्स मिलेंगे। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी होता था तो हमें गैमेट्स कैसे मिलते थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दो ही था, दो अलग अलग हो जाते था। यहां पर चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगा चार टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन के होंगे, वो चारों हमें मिलेंगे। कैसे, देखिए y और r दोनों कैपिटल, फिर कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। ये चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब इसको इसी के साथ क्रॉस करवाना है। उसमें कैसे करते थे हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका गैमेटोजेनेसिस करा के फिर आपस में क्रॉस करवाते थे। यहां भी उसी तरह से y r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर के, इधर से और इधर से जो मिल करके जो हमारा F2 जनरेशन होगा वो कैसे बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। ठीक है, फिर ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, यहां क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R। देखिए इसको और इसको जब मिला रहे हैं, ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल R, एक स्मॉल y हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल। इसको और इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक कैपिटल Y एक कैपिटल R एक स्मॉल y एक स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है। अब ये आपको समझ में आ गया गैमेटोजेनेसिस कैसे करेंगे और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जब हम पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे तो हमें ये टेबल मिलेगा 4 इंटू 4, टोटल 16 एंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 9 एंट्रीज जो है वो येलो एंड राउंड है। कौन कौन से, ये येलो राउंड हो जाएगा, इसमें कैपिटल Y है कैपिटल R है, बल्कि दोनों है। इसमें भी कैपिटल Y है कैपिटल R है, ये भी हो जाएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, ये पूरा लाइन हो गया। इसमें ये है, ये नहीं है, ये येलो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा क्योंकि इसमें कैपिटल R नहीं है। ये येलो राउंड होगा, ये नहीं होगा, इसमें कैपिटल R नहीं है। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9, बस। तो 9 एंट्रीज जो हैं, जो हमें F2 जनरेशन के 9 मिलेंगे, 9 प्लांट्स, वो येलो एंड राउंड होंगे। ठीक है, ये टेबल आप एक बार बना करके प्रैक्टिस करना, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड के लिए मतलब क्या हो गया, कैपिटल Y और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r। मतलब अगर कैपिटल R नहीं है तो वो रिंकल्ड हो जाएगा। अब ऐसे कितने हैं, टोटल 3 हैं। इसमें आप ढूंढ सकते हैं कहां कहां, येलो रिंकल्ड इसमें तो नहीं होगा क्योंकि सारे येलो राउंड हैं, यहां पर है। कैपिटल Y है तो येलो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल R नहीं है तो ये रिंकल्ड हो जाएगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा, इसमें कैपिटल Y है लेकिन कैपिटल R नहीं है, 1 2 हो गया। उसके बाद ये हो गया एक 3 येलो रिंकल्ड, तो 3 येलो एंड रिंकल्ड हो गए। इसी तरह से ग्रीन एंड राउंड 3 हो गए, और एक वाई वाई आर आर, सारे के सारे स्मॉल हैं, वैसा एक होगा, वो होगा सबसे लास्ट में ये वाला ग्रीन रिंकल्ड। ठीक है,
तो इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। येलो राउंड 9 हो गया टोटल, येलो एंड राउंड। 3 राउंड एंड ग्रीन हो गए, 3 रिंकल्ड येलो हो गए और 1 रिंकल्ड ग्रीन हो गया। फेनोटाइपिक रेशियो हो गया, मतलब हम अपीयरेंस से सेपरेट कर रहे हैं, मतलब सेग्रीगेशन कर रहे हैं अपीयरेंस से, तो वो फेनोटाइपिक रेशियो जो हमें मिल रहा है वो है 9:3:3:1। ठीक है। अब हम आते हैं अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। क्या कहता है ये लॉ? Segregation and assortment of alleles for different characters are independent to each other and follows the multiplication of law of probability। तो जो सेग्रीगेशन हो रहा था, असॉर्टमेंट हो रहा था एलील्स का, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से जो सेपरेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, असॉर्टमेंट हो रहा है एलील्स का फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो क्या होता? तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर होता ही नहीं, मतलब कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर अटैच रहता है हमेशा, लेकिन हमें कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी मिल रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इनफैक्ट मेंडल ने ये कंक्लूड किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो सेपरेशन, segregation and assortment of alleles for different characters are independent to each other and follows the multiplication of law of probability। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करने का क्या मतलब है? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये गैमेट फॉर्मेशन करता था तो सेपरेट होता था कैपिटल टी और स्मॉल टी में। यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम गैमेट्स का जान सकते हैं कि किस तरह के गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन चारों से। ठीक है, जैसे कैपिटल वाई एक बार कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो मतलब एक इसमें से लेकर के, जैसे हेड टेल वाला हम बनाते थे ना टेबल, हेड टेल या फिर डाइस वाला टेबल, तो उस तरह से प्रोबेबिलिटी के लॉ के अकॉर्डिंग हम गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद है एप्लीकेबल ओनली ऑन द एलील्स ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड नॉट टू द लिंक्ड जीन्स। लेकिन ये जो लॉ है ना, ये लिंक्ड जीन्स पे नहीं काम करता है। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पे है तो ये लॉ वहां पर वैलिड नहीं होता। अभी हम लिंक्ड जीन्स पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो सेग्रीगेशन होता है, असॉर्टमेंट होता है एलील्स का, वो इंडिपेंडेंट होता है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ये लिंक्ड जीन्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि जो एलील्स ऑफ जीन्स हैं ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है। अगर सेम क्रोमोसोम्स पे होंगे, लिंक्ड जीन्स होंगे, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने में। A checkerboard showing 16 combinations obtained in a dihybrid cross involving characters for seed shape and seed colors। तो ये 16 एंट्रीज वाले, 16 कॉम्बिनेशन वाले जो चेकर बोर्ड है ये ऑब्टेन किया गया था सीड शेप और सीड कलर को कंसीडर करके। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां पर हम मेंडल्स लॉ से डेविएशन देखते हैं, मतलब उस फेनोमेनन को आप मेंडल्स लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने ये कंसीडर किया कि कोई भी कैरेक्टर उसको एक जीन कंट्रोल करता है। जैसे हाइट के लिए एक जीन हो गया, सीड कलर के लिए एक जीन हो गया, तो इस तरह से एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा जीन उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहां पर हमारा मेंडल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। उसके बाद एक फ्लावर है मिराबिलिस जलापा, ये फ्लावर है। तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो F2
जनरेशन था, इसमें जो फेनोटाइपिक रेशियो मिला था वो मिला था हमें 3:1। लेकिन जब इस फ्लावर मिराबिलिस जलापा में हम क्रॉस कराते हैं, एक वाइट फ्लावर वाला एक रेड फ्लावर वाला, तो हमें जो फेनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है 1:2:1। एक रेड, एक वाइट और दो पिंक, मतलब एक पिंक कलर का फ्लावर वाला जनरेशन, मतलब कुछ प्लांट्स हमें मिलते हैं। इसके बारे में मेंडल्स उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तीसरा है, मेंडल ने यह कहा था कि किसी भी कैरेक्टर के लिए ओनली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 एलील्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। जैसे हाइट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। सीड कलर के लिए या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। इस तरह से उन्होंने कहा था कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 एलील्स होते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो था अल्टरनेटिव एलेलोमॉर्फ्स। एलेलोमॉर्फ्स यानी कि एलील्स को कहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एलेलोमॉर्फ्स का कॉन्सेप्ट था उनका, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, मतलब 2 एलील्स होंगे, अल्टरनेट एलील्स, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव एलेलोमॉर्फ्स। लेकिन रियलिटी में देयर में बी सेवरल फेनोटाइप्स फॉर ए कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर के लिए सेवरल फेनोटाइप्स हो सकते हैं। जैसे येलो कलर और ग्रीन कलर के बीच का भी कोई कलर हो सकता है, कम ग्रीन होगा, ज्यादा येलो होगा, है ना। मतलब येलो और ग्रीन के बीच में भी तो बहुत होता है, कोई भी कलर हो सकता है। अगर 7 फुट को हम लंबा मानते हैं, 4 फुट को हम ड्वार्फ मानते हैं, तो 5 फुट 6 फुट भी हो सकता है। तो सेवरल फेनोटाइप्स हो रहा है यहाँ पे। फेनोटाइप मतलब अपीयरेंस, बहुत सारा अपीयरेंस हो रहा है। तो जो अल्टरनेटिव एलेलोमॉर्फ्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई कर दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म से। मल्टीपल एलेलिज्म मतलब existence of more than 2 alleles at a locus is called multiple allele। मतलब जो मेंडल कहते थे कि 2 अल्टरनेटिव एलील्स ही होते हैं सिर्फ किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो इसको बाद में मॉडिफाई करके मल्टीपल एलेलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि मोर देन 2 एलील्स होते हैं एट अ लोकस, मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया मल्टीपल एलेलिज्म। इसका एक एग्जांपल है, सेवरल एलील्स एग्जिबिट रेड आई कलर इन ड्रोसोफाइला। तो ड्रोसोफाइला में बहुत सारे एलील्स होते हैं जो कि रेड आई कलर फेनोटाइप देते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म का, ठीक है। अब है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ऑलरेडी हमने देख लिया है, एक बार और यहां पर एक जगह देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको मोनोजेनिक क्रॉस भी कहते हैं। इसमें ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर करके हम चलते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल हमने देखा था, जैसे हाइट को हम लेकर के चल रहे थे, या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, कौन कौन से, सीड कलर और सीड शेप। तो सीड कलर के लिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और सीड शेप के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। तो 2 कैरेक्टर जब हम कंसीडर करके चलते हैं तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम कंसीडर करते हैं। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो आंसर होगा 3:1। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये 3:1 कैसे होता है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, बट अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक बार और मैं आपको बता देता हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमको कंसीडर करना है। मतलब हाइट वाला हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी,
तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में इन दोनों को हमें क्रॉस कराना है, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गैमेट फॉर्मेशन होगा पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका 2 हो गया, फिर इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, इससे पहले कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फेनोटाइपिक रेशियो मतलब अपीयरेंस, फेनोटाइप मतलब क्या होता है, अपीयरेंस क्या दिख रहा है हमें। तो 3 हमें टॉल दिख रहे हैं यहाँ पे और 1 हमें ड्वार्फ दिख रहा है। तो फेनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। जेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइप मतलब अलग अलग तरह के जेनोटाइप। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 1 ये हो गया। तो 1:2:1। ठीक है, समझ में आ गया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में अगर आपसे पूछेगा फेनोटाइपिक रेशियो, तो 9:3:3:1 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अब इससे आपको मैंने समझा दिया, एक बार आप पीछे जाकर दोबारा से देख लो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मैंने येलो और राउंड वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें किस तरह से जो फेनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में आ रहा था वो था 9:3:3:1। 4 टाइप्स के फेनोटाइप्स हमें मिल रहे थे। जेनोटाइपिक रेशियो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, हालांकि 9 टाइप्स होते हैं, इसको आप याद रखना, ये हो सकता है एग्जाम में पूछे आपसे। 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ये है जेनोटाइपिक रेशियो। ये भी जब आप टेबल देखोगे तो 4:4 का बन रहा था, 1 2 3, तो टोटल कितने हो, 1 2 3 4, 4 × 4 16, तो टोटल 16 बन रहे थे। उस टेबल में आप जब गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा जेनोटाइपिक रेशियो जो है वो 9 टाइप्स के हैं, ये रेशियो है फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:1। उसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होगा और जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 27:9:9:9:3:3:3:1। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछेगा कि काइंड्स ऑफ गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, टी टी, तो ये 2 बना देता था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। उसी तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2:2 हो रहा था, बताया था मैंने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें टोटल कितने बन रहे थे, इधर 4 था इधर 4 था, ये जो टेबल हमने बनाया था टोटल 16 थे। उसी तरह से जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आप देखोगे तो आपको मिलेगा इधर 8 और इधर 8, टोटल 64 एंट्रीज मिलेंगे आपको। ठीक है, टोटल 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे F2 में और 8 काइंड्स ऑफ गैमेट होंगे। इसमें होगा 2:1, इसमें होगा 2:2:2 और इसमें होगा 2:2:2, ये हो जाएगा 8 काइंड्स ऑफ गैमेट। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जो मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में होता है उसको फॉलो करता है ये सब चीज। तो ये सब मेंडल ने कंसीडर किया था, तो वही हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें 1 2 हो गया, इसमें 2 × 2 हो गया, इसमें सिंगल टाइम 2 हो गया, इसमें ट्रिपल टाइम 2 हो गया। ठीक है, तो 8 एंट्रीज इधर होंगे 8 एंट्रीज इधर होंगे, टोटल 64 कॉम्बिनेशन होंगे। अब है हमारा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो यूजुअली क्या होता था, P1 जनरेशन होता था, इसमें 2 तरह के प्लांट्स होते थे, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। उनको हम क्रॉस करते थे तो हमें मिलता था F1 जनरेशन, फिर इनको आपस में क्रॉस करते थे तो हमें मिलता था F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या मिलता था, कैपिटल टी स्मॉल टी चारों के चारों। F2 जनरेशन में क्या मिलता था, 3:1 में 3 टॉल होते थे और 1 ड्वार्फ होते थे। 3 टॉल में भी एक कैपिटल टी होता था और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होता था। ठीक है, आई होप ये सब आपको याद होगा अभी तक जो मैंने आपको बताया। नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देखो और उसको प्रैक्टिस करो तो चीजें याद हो जाएंगी, तभी आप आगे और भी आसानी से चीजों को समझ सकोगे। ठीक है, तो जब हम F1 जनरेशन
इसमें से एक इंडिविजुअल को उठा लेते हैं और पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हैं। मतलब F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और पेरेंट में क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो F1 को हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। यूजुअली F1 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स आर सेल्फ टू गेट F2 प्रोजेनी। F1 को सेल्फ क्रॉस करते हैं तो F2 मिलता है, बट व्हेन द F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स, सच क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रॉस। व्हेन द F1 इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फेनोटाइप इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट ओनली इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। मतलब F1 इसमें सारे डोमिनेंट फेनोटाइप वाले हैं, सारे के सारे टॉल ही हैं, है ना। तो इनको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब ये जो स्मॉल टी है, जो ड्वार्फ है, इसके साथ जब हम क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है। द टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमिन द जेनोटाइप ऑफ द पेरेंट वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस मींस प्योर और हेट्रोजाइगस हाइब्रिड। मतलब ये क्यों करते हैं, पेरेंट प्लांट जो है उसका जेनोटाइप डिटरमिन करने के लिए। जेनोटाइप डिटरमिन करना मतलब कि वो होमोजाइगस है, मतलब कैपिटल टी है, या हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये डिटरमिन करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। जैसे ये एक्स प्लांट है, F1 जनरेशन का है, ठीक है। इसको हम रिसेसिव पेरेंट जो है स्मॉल टी उसके साथ क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अगर सारे के सारे टॉल मिलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये कैपिटल टी है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस है। अगर 50% ऑफ F1 इज टॉल देन X मींस कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तब क्या मिलेगा हमें, 50% टॉल मिलेगा, है ना। इसको करके देख सकते हो आप, कैसे करोगे। तो ये स्मॉल टी दो गैमेट बनाएगा, और इधर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला जो टेबल है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ देखो, टॉल ड्वार्फ, मतलब 50% टॉल मिल रहा है, 50% ड्वार्फ मिल रहा है। तो इस तरह से हम पेरेंट का जेनोटाइप डिटरमिन करते हैं कि वेदर इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, मतलब कैपिटल टी, या फिर हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। अब एक लाइन लिखा हुआ है आपकी बुक में, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद अ डोमिनेंट पेरेंट, सच क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। तो ये कुछ और कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको आप अभी के लिए रहने दो। जब आप इसके पहले की सारी चीजें समझ जाओगे तो इसके बाद जो टेबल दिया हुआ है वो भी आपको समझ में आएगा, और ये किस कंटेक्स्ट में कहना चाह रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी पेरेंट दोनों में से किसी से भी अगर F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं, और अगर रिसेसिव के साथ F1 को क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आज हमारा ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वीडियो सीरीज का ये 4th चैप्टर था, कंप्लीट कर लिया हमने। अभी तक मुझे लगता है सबको आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने एकदम आसान भाषा में ना समझाया हो। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर पूछ सकते हैं। ये सारा हमारा लेक्चर प्लान है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का टोटल सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, एक एक करके हम लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।